तो आज हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सारे मॉडल पेपर तैयार करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है। तो निस्यंदन सिद्धांत को 1835 में लॉर्ड मैकाले ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके अनुसार जो था, शिक्षा पहले समाज के उच्च वर्गों को दी जाती थी और फिर उनके माध्यम से यह शिक्षा धीरे धीरे निम्न वर्ग तक पहुंच जाती थी। मतलब क्या है कि शिक्षा जो है पहले वर्ग जो समाज था उसके धनी वर्गों को दी जाती थी, उनको मिलती थी, और फिर वह धनी वर्ग मध्यम परिवार को शिक्षा देते थे और इस तरह वो धीरे धीरे करके निम्न परिवार तक शिक्षा पहुंच जाती थी। और ये शिक्षा को पहुंचने में बहुत वर्ष लगते थे, कोई एक दो दिन में नहीं पहुंचती थी। मतलब ये पहले ज़माने का ये टाइम था कि जो शिक्षा थी पहले बड़े लोगों को दी जाती थी, क्योंकि छोटे लोग कहते थे कि तुम लोग काम करो, तुम्हारे लिए शिक्षा नहीं बनी है। तो पहले बड़े लोगों को दी जाती थी, अमीर लोगों को, और ये धीरे धीरे करके फिर निम्न वर्ग तक भी शिक्षा पहुंच जाती थी। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करना। और कोठारी आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, कोठारी आयोग को। और इसकी स्थापना कब हुई, 1862 में हुई। इसको याद कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि हर बच्चे को बिना भेदभाव के शिक्षा उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और अपनी पढ़ाई पूरी करें। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब ही समझो, शिक्षा का है, और सार्वभौमिकरण मतलब सभी को, सार्व का मतलब सभी को लेकर चलना है और शिक्षा से लेकर चलना है। तो इसका मतलब है कि सभी को शिक्षा मिले, चाहे अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे ऊंच जाति को हो, चाहे नीच जाति को हो, उसको सबको समान रूप से शिक्षा मिले और सबकी पढ़ाई पूरी हो। इसे हम शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है। डीपीईपी का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। डीपीईपी पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ये हो गया हमारे डीपीईपी का पूरा नाम। अब इसके मुख्य कार्य समझ लेते हैं। इसका पहला कार्य है प्राथमिक शिक्षा को विस्तार करना, जो कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा होती है उसको विस्तार करना, उसको बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में नामांकन करवाना। सरकारी स्कूल जो होते हैं उनमें ज़्यादा बच्चे बहुत कम एडमिशन लेते हैं, तो उनका उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे इसमें एडमिशन ले और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एडमिशन ले। तो इसका मुख्य उद्देश्य एडमिशन करवाना भी था। तीसरा इसका पॉइंट है, बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़ने से रोकना। कुछ बच्चे होते हैं जो कक्षा 1 से 2 पढ़े, 3 छोड़ दिए, फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो उनका मेन उद्देश्य था कि अगर बच्चा पढ़ाई में लग गया है और लगना भी ज़रूरी है, तो वो भी अपनी पूरी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू करे, बीच में पढ़ाई ना छोड़े। चौथा इनका पॉइंट है, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार की एक योजना है। जो ये योजना है भारत सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य है बाल मजदूरी को समाप्त करना और बच्चे को शिक्षा से जोड़ना। ये एक परियोजना चलवाई गई थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाल श्रम कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने ये योजना चलवाई कि जो भी बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के आयु के, उनको देखा जाए अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको उस जगह से हटाया जाए और उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीईपी क्या है। बीईपी का पहले फुल फॉर्म बताते हैं। तो बीईपी का फुल फॉर्म है बेसिक एजुकेशन परिषद या शैक्षिक शिक्षा परियोजना। इसको 5 अक्टूबर 1993 से लागू किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत क्या आता है। इस परियोजना के अंतर्गत शिक्षा के सार्वजनिकरण पर मुख्य रूप से महत्व दिया गया है। शिक्षा का सार्वजनिकरण और शिक्षा का सार्वभौमिकरण दोनों अलग अलग है। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है सभी को समान रूप से शिक्षा मिले, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा लड़का हो, चाहे जो हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिले, इसको शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहते हैं। और शिक्षा का सार्वजनिकरण का करना का मतलब होता है कि शिक्षा सभी को मिले। सार्वजनिक का मतलब कोई ऊंचा हो, गरीब हो, वो भी, और पूरे देश में एक तरह की शिक्षा लागू, इसको शिक्षा का सार्वजनिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहते हैं सन
1813 के घोषणा पत्र के अनुसार, सन 1813 में एक घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसमें आम जनता की शिक्षा का कर्तव्य कंपनी के द्वारा करना था। मतलब पहले ये था कि कोई शिक्षा का जो जिम्मेदारी थी वो कोई और लिया था, लेकिन 1813 में शिक्षा का कर्तव्य कंपनी को दे दिया गया था, जिसके लिए 1 लाख प्रतिवर्ष की धनराशि, जो है 1 लाख प्रतिवर्ष की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गई थी। परंतु उस आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं था कि धन को किस प्रकार व्यय करना है, उसको शिक्षा में व्यय करना है कि कहाँ करना है, कुछ लिखा नहीं था। बस यह था कि 1 लाख प्रतिवर्ष शिक्षा में व्यय किया जाएगा, किस प्रकार की शिक्षा में व्यय किया जाएगा ये नहीं लिखा था। तो अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारंभ हो गए। प्रश्न का मतलब कोई कह रहा था अंग्रेजी शिक्षा में व्यय हो, कोई कह रहा है मातृभाषा शिक्षा में व्यय हो। तो इस तरह बहुत सारे विवाद खड़े हो गए, जिसको हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। और इसको हम 1813 से 1833 20 सालों तक यह विवाद बना रहा। 20 सालों तक समझ ही नहीं आ रहा था कि किस में व्यय करें। तो इसको हम ये दूसरे क्वेश्चन बनकर भी आता है कि 1813 से 1833 तक के घोषणा पत्र की विवेचना कीजिए या घोषणा पत्र को बताइए या विवाद क्या है, ये ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमको सेम यही लिखना है। अगला क्वेश्चन है पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एनसीईआरटी को ने इसको लागू किया था। तो एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 है और एक एनईपी 1986। तो एनईपी 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियाँ जो थी उनको अवगत कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या असर पड़ा। वुड का घोषणा पत्र जो जारी हुआ था उसका शिक्षा पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो कहते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। जो वुड के घोषणा पत्र के अनुसार भारत में जो है लेटेस्ट एजुकेशन प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट है छोटी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा बन गया। जो छोटी कक्षाएं थी उनमें अब ये नहीं था कि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, जो बच्चा की स्थानीय भाषा है वही भाषा पढ़ाई जाएगी छोटी कक्षाओं में। तीसरा पॉइंट है महिलाओं की शिक्षा में विशेष ध्यान दिया गया है। वुड के घोषणा पत्र में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया था। चौथा पॉइंट है भारत में विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। पांचवा है अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएंगी, क्योंकि अगर प्रशिक्षित अध्यापक होगा तो वो अच्छे से एजुकेटेड कर देगा, बच्चों को अच्छे से समझाएगा। लेकिन अगर प्रशिक्षित नहीं होगा, वो खुद ट्रेन नहीं होगा तो कैसे समझाएगा बच्चों को। तो उसमें टीचर्स की जो प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया गया था। अगला है पॉइंट जनसाधारण की शिक्षा को बढ़ावा देना। जनसाधारण के लोगों को भी, नॉर्मल को, सभी को शिक्षा का समान हक मिले, उसका भी काफ़ी ध्यान रखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा जनशाला कार्यक्रम क्या है। जनशाला कार्यक्रम क्या है। तो जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित शिक्षा देना। जनशाला से ही समझो, जन का मतलब होता है बहुत सारे लोग, अशाला का मतलब होता है कहीं बैठ के बात करें, तो जनशाला का मतलब समुदाय हो गया ना। तो जनशाला का उद्देश्य है समुदाय आधारित शिक्षा देना, और इसको किसने कार्यक्रम शुरू किया था। भारत सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। न्यूनतम का मतलब होता है कम, अधिगम को होता है सीखना, स्तर का मतलब होता है स्तर। तो न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित किया जाता है कि एक निश्चित स्तर पर बालक को कम से कम इतना सीख लेना चाहिए, इतना सीखना चाहिए। न्यूनतम अधिगम का स्तर का मतलब होता है कि मान लो 5 साल का बालक है, इसको का से ज्ञ तक आना चाहिए, 1 से 100 तक की गिनती आनी चाहिए, ए से जेड तक आना चाहिए, इसका न्यूनतम अधिगम स्तर है। अगर बच्चा की एज 5 साल की है तो उसको इतना आ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आयु हो चुकी है उतना सीखने के लिए। तो ये इसका कम से कम सीखने वाला न्यूनतम अधिगम स्तर है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित किया जाता है कि एक निश्चित स्तर पर या एक निश्चित आयु पर बालक कम से कम इतना जरूर सीख ले, इसको हम न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य अंग कौन कौन से। बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? विद्यालय सुलभ कराना, नामांकन करवाना, उपलब्धि प्राप्त करना और सतत शिक्षा को बढ़ावा। मतलब शिक्षा रुके ना कि स्कूल बंद हो गया आने वाले 2-4 साल में, तो शिक्षा वहाँ सतत रूप से प्रवाही रूप से चल रहे, ये सब बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग हैं, मतलब ये लोग काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिज कोर्स से क्या आशय है। अब ब्रिज का मतलब यहाँ ब्रिज से ही समझो। ब्रिज का मतलब क्या होता है कि जैसे पुल होता है, एक नदी है बीच में बह रही, इधर साइड रोड है इधर साइड रोड है, हमको एक साइड से दूसरे साइड जाना है तो ब्रिज का उपयोग करेंगे ना। तो ब्रिज का मतलब होता है जोड़ना। तो जो बच्चे, अब तो इसमें क्या लिखेंगे कि जो बच्चे पढ़ाई में पीछे रह गए हैं या जिन्होंने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया था, पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्हें शिक्षा में जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाता है। लो बिल्कुल सही सरल कि जो बच्चे भी पढ़ाई में पीछे रह गए या जो बच्चे पढ़ाई को छोड़ दिए थे, उनको शिक्षा में सभी के साथ जोड़ने के लिए जो कोर्स करवाया जाए उन्हें ब्रिज कोर्स कहते हैं। ये लो आंसर अपने आप बन जाता है। क्वेश्चन को समझो, ब्रिज का मतलब क्या होता है? जोड़ना, कोर्स का मतलब होता है शिक्षा। तो ब्रिज कोर्स ऐसे लगा के दिमाग लगा के लिखोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में छात्रों के लिए क्या दृष्टिकोण था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में छात्रों के प्रति क्या दृष्टिकोण था। अगला क्वेश्चन है ये हमारा ना, तो इसमें है बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। ये जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था इसमें बाल केंद्रित मतलब बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाए, ये इसका बहुत अच्छा दृष्टिकोण था, मतलब सोच थी। दूसरा पॉइंट था छात्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाए या प्रेरित किया जाता है। छात्रों को मतलब अगर टीचर पढ़ा रहा है तो छात्र सुस्त बैठा ना रहे, उसकी भी लगातार भागीदारी रहे, वो भी क्वेश्चन पूछे आंसर करे, तो ये मतलब उसकी भी भागीदारी क्लास में रूम में बनी रहे। तीसरा पॉइंट है सभी छात्रों को समान शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में क्या था कि सभी छात्रों को समान शिक्षा प्रदान की जाए। फिर है शिक्षा को जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया जाए। पहले क्या होती थी, शिक्षा को किताबी बनाया गया था, लेकिन अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में क्या है कि शिक्षा को है जीवन से जोड़कर बताओ तो बालक अच्छे से समझेगा। रटने वाली पद्धति को बहिष्कार किया गया था, समझने वाली प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है कि शिक्षा को उसको जीवन से जोड़कर बताओ तो बच्चा आसानी से समझ लेगा। अगला पॉइंट है तकनीकी और आधुनिक ज्ञान से छात्रों को जोड़ा जाए। लेटेस्ट युग है, 2026 का टाइम चल रहा है, तो तकनीकी और आधुनिक ज्ञान से छात्रों को जोड़ा जाए, ये भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के दृष्टिकोण थे। अगला पॉइंट है नई शिक्षा नीति के दोष बताइए। नई शिक्षा नीति लागू हो गई 2020 से, इसके कुछ दोष भी आते हैं, अच्छाइयाँ भी रहती हैं लेकिन कहीं कुछ बुराई भी रहती है। तो इसकी क्या क्या दोष हैं? पहला दोष यह है कि सभी स्कूलों में संसाधन की कमी के कारण इसे लागू करना कठिन। तो सही बात है, क्योंकि दूर दराज बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत अंदर होते हैं, तो हर जगह संसाधन नहीं, कहीं कहीं तो अभी लाइट नहीं आती, तो संसाधन की कमी के कारण नई शिक्षा नीति के जो वे मतलब उनको विशेषताएं दी गई थी या कि ये करना था, वो वहाँ संसाधन नहीं पहुँच पाने के कारण थोड़ा बहुत कमी आ जाती है, हर जगह इसको लागू करना कठिन है। फिर है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर बढ़ सकता है। ग्रामीण इलाके में शिक्षा अलग चलती है, शहरी इलाके में शिक्षा अलग चलती है, तो इन दोनों के बीच अगर हम नई शिक्षा नीति लागू कर देंगे तो उनके बीच अंतर बढ़ जाएगा काफ़ी, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा मतलब स्टाइलिश या वो नहीं होते हैं, शहर के लोग ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे हिसाब से तो इनके बीच काफ़ी शिक्षा में अंतर आ जाएगा, तो इसमें एक दोष ये भी है। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों को नई प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। अभी तक के शिक्षक जो थे वो नॉर्मल प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन अब उसको नई शिक्षा नीति के अनुसार नया प्रशिक्षण दिया जाना है, तो बहुत चुनौती है। एक शिक्षक थोड़े है, करोड़ों शिक्षक हैं, लाखों शिक्षक हैं, उनको प्रशिक्षित करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में बार बार बदलाव से छात्रों और शिक्षकों को परेशानी होती। सही बात है, अब नई शिक्षा नीति आई, अब कह रहे हो पाठ्यक्रम चेंज कर दो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो उसमें बालक भी नहीं समझ पा रहा, भाई अब ये पिछले साल ऐसा था अब ऐसा हो गया, क्या करूँ क्या ना करूँ, और टीचर भी मैं ये पढ़ाता था अचानक से ये पढ़ाने लगा, तो दोनों को परेशानी भी होती है नई शिक्षा नीति के। ये 4 दोष थे। अगला क्वेश्चन है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मुख्य उद्देश्य बताइए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक को प्रशिक्षण देना। सारे डीएलएड वाले जो कर रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, क्योंकि उनके डाइट में भी यह कार्यक्रम चलता होगा कि टीचर आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सारे प्रवक्ता ट्रेनिंग में लग जाते हैं। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक को प्रशिक्षण देना। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। वहाँ की जो प्रवक्ता होती हैं, जो
प्राचार्य होते हैं वो लोग क्या करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। उनको जिले भर का काम मिला रहता है कि शिक्षा में गुणवत्ता कैसी है उसको सुधार करना। अगला पॉइंट है शिक्षा से जुड़े शोध और सर्वेक्षण करना। शिक्षा से जुड़े और शोध और सर्वेक्षण ये भी करता है डाइट। अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात टीएलएम का निर्माण करना। पांचवा पॉइंट है नई शिक्षा नीतियों और पाठ्यचर्यों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना। जो नई शिक्षा नीति बनती है, नए पाठ्यक्रम बनती हैं, तो उनको अपने जिलों में पूरे स्कूलों में अच्छे से लागू करवाना भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्य है। अगला पॉइंट है ड्रॉप आउट दर को कम करना। जो बच्चे बीच में शिक्षा को छोड़ देते हैं उसकी दर को भी कम करना जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का कार्य है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड प्रशिक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसको फुल फॉर्म है DIET मतलब डाइट को हम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी कहते हैं। ये उनके सारे उद्देश्य मतलब कार्य हो गए। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु सब भारत सरकार ने क्या प्रयास किए, या भारत सरकार के प्रयास बताइए। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु प्रयास। पहला पॉइंट है सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु भारत सरकार के प्रयास बताइए। तो इसके प्रयास क्या हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। सर्व शिक्षा अभियान में कि सभी बच्चों को निःशुल्क मिला और अनिवार्य हो, 6 से 14 वर्ष का बालक हो तो उसको अनिवार्य शिक्षा हो। नए विद्यालयों की स्थापना की गई। जहाँ जहाँ देखा गया कि यहाँ विद्यालय नहीं है, बच्चे हैं, तो वहाँ नए विद्यालयों की स्थापना की गई। छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें और यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध कराए गए। आज भी ये चीज़ चल रही है कि सभी को निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं, निःशुल्क यूनिफॉर्म भी मिलता है। मध्याह्न भोजन लागू की गई मतलब मिड डे मील योजना भी लागू की गई ताकि बच्चे को खाना मिले बीच में तो वो स्कूल को छोड़कर ना जाए। पांचवा है दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई। छठा है विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया ताकि वो विद्यालय की निगरानी देखभाल कर सके और शिक्षा को बढ़ा सके। अगला पॉइंट है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिया गया। लॉर्ड कर्जन की एक नीति थी जो 1904 में लागू हुई। उसमें प्राथमिक मतलब प्राइमरी लेवल की शिक्षा के लिए क्या निर्णय लिया गया, क्या मतलब बताया गया, क्या उद्देश्य था उनका। तो लॉर्ड कर्जन ने निम्न निर्णय लिए थे। पहला निर्णय था पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि की भी शिक्षा दी जाए। उस समय ये था 1904 के टाइम में कि पाठ्यक्रम तो ठीक है, चलो पढ़ाई लिखाई तो चल रही, लेकिन उसमें उसने देखा कि इसमें कृषि की शिक्षा भी दी जाए। उसने यह निर्णय लिया। अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था हो। उन्होंने अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की। अगला पॉइंट है प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। पाठ्यक्रम को सरल और उपयोगी बनाने का प्रयास किया। 1904 के जो प्राथमिक शिक्षा के निर्णय थे लॉर्ड कर्जन ने लिए थे, वो उन्होंने ये चारों पॉइंट लिए थे कि पाठ्यक्रम में लिखने पढ़ने के साथ कृषि की व्यवस्था की जाए, कृषि की शिक्षा दी जाए, अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए अच्छा साला, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए और पाठ्यक्रम को सरल और उपयोगी बनाया जाए। ये नहीं कि पाठ्यक्रम सरल है लेकिन उसके जीवन से, बच्चे के जीवन से कोई उपयोग है ही नहीं। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सिद्धांतों को विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सिद्धांत क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या है शिक्षा को जीवन से जोड़ना ताकि छात्र अपने अनुभवों के आधार पर सीख सके। शिक्षा को जीवन से जोड़ दो बालक के ताकि वो अपने जीवन और शिक्षा को मैच करे और उससे सीख सके। अगला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस करना। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाए, इसको कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। इस पर फोकस करना। रटने की बजाय समझ और सोच पर आधारित शिक्षण देना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं अभी भी रटने लगते हैं, कोई भी चीज़ जो उसको देखेंगे वो क्या लिखा हो बस उसको रट लेते हैं, जल्दी जल्दी रट लेते हैं। लेकिन रटने की बजाय उन्होंने क्या किया कि उसको समझ और सोच पर आधारित शिक्षण दी कि वो समझे और उस पर सोचे और अपने तर्क दे। ये हो गई हमारी समझ शिक्षा। रटने में क्या होता है जो लिखा रहता है हम उसको रट लेते हैं, लेकिन एक समझने में क्या होता है कि हम उस चीज़ को समझ लें फिर अपने शब्दों से उसको व्यक्त कर दें। ये हमारी समझ और सोच पर आधारित शिक्षण।
शिक्षा को तनाव मुक्त और आनंददायक बनाया। शिक्षा को ऐसे बनाया जाए कि बच्चा परेशानी में ना आ जाए, उसको डिप्रेशन ना आ जाए, याद नहीं हो रहा, एग्जाम आ गए, डिप्रेस ना हो जाए। शिक्षा को तनाव मुक्त और आनंददायक मतलब बच्चा आसानी से सीखे, हंसते खेलते सीखे, टेंशन में ना रहे कि एग्ज़ाम है, याद नहीं हुआ, ये है। तो इन्होंने 2005 में ये सिद्धांत थे कि शिक्षा को तनाव मुक्त और आनंददायक बनाया जाए। 5वां पॉइंट है नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी, लोकतांत्रिक भावना का विकास करना। बच्चे के अंदर नैतिक मूल, अच्छे गुण हो, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी तो, और लोकतंत्र, देश के प्रति उसकी अच्छी भावना का विकास भी इस पाठ्यचर्या में किया गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में। अगला क्वेश्चन है ECCE के उद्देश्य क्या हैं। ECCE का पूरा नाम जान लेते हैं पहले। पूरा नाम है इसका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका पूरा नाम है। इसके उद्देश्य निम्न हैं। पहला है बच्चों के शारीरिक विकास को सुनिश्चित करना। बच्चे के शारीरिक विकास को सुनिश्चित करना कि देखेंगे बच्चे का समुचित विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा पॉइंट सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट है बच्चों में भाषा और संचार कौशल विकसित करना। चौथा पॉइंट है राज्य स्तर पर आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा के लिए विशेषज्ञ सेवाओं को विकास करना। पांचवा पॉइंट है बच्चों को विद्यालय के लिए वातावरण तैयार करना। छठा पॉइंट है बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में समग्र विकास करना। ये हमारे 6 पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्राइमरी लेवल में चलो शिक्षा के हमने बहुत सारे पढ़ लिए, अब उसकी समस्याएं भी तो देखो क्या समस्याएं हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो बहुत महंगी थी, तो उसका महंगी होना भी प्राथमिक शिक्षा की समस्या थी। स्कूलों की अनुपलब्धता, स्कूल नहीं थे उस टाइम। प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की कमी, अनुसंधान व नवाचार की कमी, तकनीकी सुविधाओं का अभाव और राष्ट्रीय योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन मतलब सही तरीके से लागू ना होना, ये सब प्राथमिक शिक्षाओं के प्रमुख समस्याएं थी और ये अभी भी हैं। समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती, थोड़ा बहुत रहती हैं। आज भी कहीं जगह देखोगे ये प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक नहीं मिलेंगे, तकनीकी और नवाचार भी नहीं मिलेगा। जैसी पुरानी पद्धति वैसे ही पढ़ा रहे हैं, चल रहे हैं तो चला रहे हैं। तकनीकी सुविधाएं अब तो बढ़ रही हैं लेकिन पहले बहुत कम थी। और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से पालन न होना, ये तो आज तक भी रहेगा और हमेशा रहेगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा बिना बोझ के, ये एक पॉइंट था, वाक्य था। इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे। शिक्षा बिना बोझ के दी जाए। बिना बोझ का मतलब शिक्षा बालक को बिना बोझ के लगे। इस सिद्धांत पर यशपाल समिति के क्या सुझाव थे। इनके मुख्य सुझाव थे पाठ्यक्रम को कम और सरल बनाया जाए। पाठ्यक्रम को कम और सरल बनाया जाएगा तो शिक्षा वैसे भी उनको बोझ नहीं लगेगी, सरल लगेगी तो अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है शिक्षा को गतिविधि आधारित व रोचक बनाया जाए। उन्होंने देखा कि शिक्षा जब बोझ लगने लगे तो उसको गतिविधि आधारित मतलब खेल कूद या टीएलएम के द्वारा और रोचक बना दिए जाए ताकि बच्चे उसको आसानी से सीख सकें। तीसरा पॉइंट है परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। परीक्षा प्रणाली सही से करवाई जाए। बस्ते का भार कम किया जाए, मतलब बच्चे के जो बस्ते का भार कम किया जाए। 8-8, 10-10 किलो के बच्चे बैग लेके जा रहे हैं, पढ़ना कुछ नहीं, कुछ है पढ़ा कुछ और रहे हैं, तो ये सब भी ध्यान में और ये सब सुझाव थे। कोचिंग और गाइड पुस्तकों पर निर्भरता कम की जाए। होमवर्क कम दिया जाए। रटने की जगह समझ आधारित अधिगम को बढ़ावा दिया जाए। ये सब यशपाल समिति के सुझाव थे कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, पाठ्यक्रम को कम और सरल बनाया जाए, बस्ते का भार कम किया जाए, होमवर्क कम दिया जाए ताकि बच्चे को शिक्षा बोझ ना लगे। ये सब उनके सुझाव थे। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य बताइए। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य, तो एनसीईआरटी का पूरा नाम पहले जान लो। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। एनसीईआरटी प्रमुख कार्य कहते हैं अनुसंधान, रिसर्च और नवाचार करती है। आदर्श पाठ्यक्रम मतलब ये पाठ्यक्रम का निर्माण भी करती है। तीसरा पॉइंट है शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। शिक्षक जो होते हैं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना भी एनसीईआरटी का काम होता है।
परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के सुझाव देना, परीक्षा जो होती हैं उनमें सुधार क्या हो सकता है तो उसके सुझाव भी एनसीईआरटी देती है। 5वां पॉइंट है छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और ऑडियो वीडियो तैयार करना। छात्रों के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं साल भर के उनको तैयार करना और ऑडियो वीडियो मेथड के द्वारा कैसे पढ़ाया जाए ये सब काम भी एनसीईआरटी करती है। अगला पॉइंट है नई शिक्षण विधियों और तकनीकों का विकास करना। नई कौन सी शिक्षण विधि है जिसके द्वारा बच्चे को आसानी से सिखाया जा सकता है, इन सब विधियों पर रिसर्च करना और उनको विकसित करना उसके बाद हर स्कूल में इसको लागू करना भी एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं। अगला पॉइंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब समझते हो? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की मुख्य विशेषताएं क्या है? प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। जो भी एक विद्यालय है उसमें कम से कम इतनी सुविधाएं उपलब्ध हों, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। मतलब जैसे सुविधाएं, जैसे कि वहाँ कुर्सी मेज हो, वहाँ पानी पीने की व्यवस्था हो, फर्नीचर हो, खाना मिलता हो, बच्चे की स्कूली ड्रेस हो, बच्चों को कॉपी किताब मिले, ये सब न्यूनतम सुविधाएं हों। तो उनका उद्देश्य है कि ये इतनी चीज़ें तो हर स्कूल में होनी ही चाहिए। दूसरा पॉइंट है हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक नियुक्त करना। कोई ऐसा विद्यालय न हो जिसमें एक ही शिक्षक हो, हर विद्यालय में 2 शिक्षक जरूर हों। 2 से 3 हो जाएं, 3 से 4 हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन 2 शिक्षक जरूर हों। तीसरा पॉइंट है स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर आदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना। स्कूल में चाक, डस्टर ये हमेशा हो, पता चले कुछ स्कूल में है ही नहीं। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध करना। पहले क्या होते आते थे अपने घर से बोरी बोरा लेके आते थे, वहीं बैठ के पढ़ते थे। तो ये सब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा देखा गया, समझा गया और यह निर्णय लिया गया कि आप बैठने के लिए फर्नीचर भी 100% उपलब्ध होना चाहिए। शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना, विद्यालय के अंदर ही शौच की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूलों पर विशेष ध्यान है। जो ग्रामीण हैं और जो पिछड़े इलाके हैं, अगर वहाँ स्कूल है तो वहाँ विशेष ध्यान देना ताकि वहाँ की भी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो सके। अब आ जाइए 2022 का मॉडल पेपर है, ठीक है। 2022 का मॉडल पेपर है। पहला क्वेश्चन है बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया? बाल अधिकार को 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूएनओ कहते हैं, इसने निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है वुड के घोषणा पत्र के 2 गुण बताओ। वुड के घोषणा पत्र के 2 गुण, 2 महत्व, 2 विशेषताएं, ये सब एक चीज़ है। तो वुड के घोषणा पत्र को ही भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहते हैं। भारतीय शिक्षा का अगर पूछ ले भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं, तो वुड के घोषणा पत्र को कहते हैं। और ये कब लागू हुआ था? 1962 से 1964 के बीच। दूसरा पॉइंट है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक, प्रशिक्षक, विद्यालय खोलने और शिक्षकों के वेतन बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक के स्तर को बढ़ाना है तो जो शिक्षक प्रशिक्षक हुए उनको शिक्षक का प्रशिक्षण दो, विद्यालय खोलो और जो शिक्षक उनकी थोड़ा तनख्वाह बढ़ा दो ताकि वो भी अच्छे से काम करें, खुश होकर काम करें। तो ये भी उनके गुण थे। दूसरा पॉइंट है इसने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं दोनों के विकास पर जोर दिया। वुड का घोषणा पत्र का कह रहा था कि आधुनिक शिक्षा भी होना जरूरी है, लेकिन आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारी जो मातृभाषा शिक्षक है, जो भारतीय भाषा है, उसको भी छोड़ा ना जाए, उसको भी साथ लेकर चला जाए और उसके भी विकास पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन है यशपाल समिति ने कुल कितने खंड हैं? यशपाल समिति में कुल कितने खंड हैं? यशपाल समिति के कुल कितने खंड? तो यशपाल समिति के प्रतिवेदन को 5 खंडों में बांटा गया है। पहला है प्रस्तावना, फिर शिक्षा के भार की समस्या, समस्या की जड़ें, सिफारिशें और परिशिष्ट। इनको याद कर लेना, इनको नहीं समझा जाता। कुछ चीज़ें होती हैं जो समझी जाती हैं, कुछ चीज़ें होती जिनको याद ही किया जाता है, ठीक है। तो इनको याद ही करना बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य बताइए। पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य, तो बच्चों को पोषण युक्त भोजन देकर उनके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास को बेहतर बनाना
ये पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य हैं। दूसरा है विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाना और ड्रॉप आउट कम करना, ताकि बच्चों को भोजन दिया जाए। लंच टाइम की व्यवस्था की गई और फ्री में भोजन दिया गया। तो इससे क्या होता था कि बच्चे रुके रहते थे, कम से कम 100 बच्चों में 20-30 बच्चे रुक जाते थे कि खाना मिलेगा, खाना खाएंगे। तो इससे ड्रॉप आउट भी कम हो जाता था, कम करता था। ये उनके उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो सब जानते हैं 1600 ईस्वी में हुआ था। कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। कब की थी? 1781 में की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? किस वर्ग की शिक्षा में? तो निम्न वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य राममूर्ति समिति की 2 सिफारिशें बताइए। आचार्य राममूर्ति समिति की 2 सिफारिशें बताइए। तो आचार्य राममूर्ति समिति की 2 सिफारिशें निम्न है। पहले क्या है? सार्वजनिक स्कूल प्रणाली का सुझाव दिया। आचार्य राममूर्ति समिति ने सार्वजनिक स्कूल प्रणाली का सुझाव दिया। दूसरा, समिति ने शिक्षा में वर्ग भेद की सिफारिश की, क्योंकि पब्लिक स्कूलों के चलते कोई भी अपने बालक को सरकारी स्कूल में नामांकन नहीं करवाना चाहता था, चाहे वो अपना पेट काट कर ही पैसे की व्यवस्था करे। हाँ, ये था। इन्होंने देखा कि जो सार्वजनिक स्कूल है, इन्होंने देखा कि शिक्षा में वर्ग भेद कितना है। अमीर का बालक कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है और गरीब का बालक सरकारी स्कूल में जा रहा है। कॉन्वेंट के स्कूल के बच्चों की फीस है 5000, 6000। तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा वर्ग भेद है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे, इन्होंने सुझाव दिया या सिफारिश की कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, एक जगह ही पढ़े वो। तो इन्होंने सुझाव दिए ये देखो आगे एक क्वेश्चन, 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र क्या है? ये वही है वुड का घोषणा पत्र और प्राच्य पाश्चात वाला ही है। तो सन 1813 के घोषणा पत्र के अनुसार आम जनता की शिक्षा का कर्तव्य कंपनी के द्वारा करना, जिसके लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष धनराशि भी सुनिश्चित कर दी गई। परंतु आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं था कि यह धन किस प्रकार व्यय किया जाए। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारंभ हो गया। इसे ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। यह विवाद 1813 से लेकर 1833 तक चला, इसलिए इसे 1813 और 1833 का आज्ञा पत्र भी कहते हैं।